वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो यह है चीनी क्रांति जो 1911 में हुई थी। चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश था जो चिंगरांग राजवंश, उसकी समाप्ति हुई। चीन चीनी गणतंत्र बना। यह एक बहुत बड़ी घटना थी जो चीनी गणतंत्र बनने की मंचू लोगों का शासन चीन पर पिछले 300 वर्षों से चला आ रहा था, जिसका अंत हो गया 1911 की क्रांति के बाद। चीनी क्रांति के जो कारण हैं वो फर्स्ट हो गए विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन ने हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र माना है, किंतु दो अफीम के पराजय के बाद चीन का सारा अभिमान और गर्व गिरकर चकनाचूर हो गया। जब यूरोपियन लुटेरों ने चीन का दरवाज़ा जबरदस्ती खोल दिया और जब से चीन पर आर्थिक प्रभुत्व कायम करने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों में एक भीषण होड़ प्रारंभ हो गई। चीन के कुछ देशभक्त नागरिक अपने देश की इस दुर्दशा से बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने समझ लिया कि जब तक उन्हें विदेशियों से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक उनकी स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं होगा। वे मंचू शासन को चीनी जनता द्वारा विदेशियों द्वारा शोषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानते थे। इसलिए विदेशियों का विरोध करने के लिए और मंचू शासन का अंत करने के लिए वे अपना संगठन बनाने लगे। कुछ तो चीन क्या मानता था कि अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र माना था। दो अफीम युद्धों के बाद क्या हो गया, चीन का जो सारा आत्मविश्वास था और गर्व वो चकनाचूर हो गया था। जब ये हुआ कि चीन जो यूरोपियन लुटेरे थे उन्होंने जबरदस्ती चीन का दरवाज़ा खोल दिया। चीन का आर्थिक प्रभुत्व कायम करने लगे यूरोपीय देश हैं। उनमें क्या हो गया कि एक भीषण होड़ प्रारंभ हो गई। इस होड़ से क्या हो गया कि जो चीन के जो कुछ देशभक्त थे उन्होंने अपनी देश की दुर्दशा से बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि विदेशियों से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। तो वे मंचू शासन को चीनी जनता का विदेशियों द्वारा शोषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानते थे। वो इसके लिए किसको, मंचू शासन को उत्तरदायी मानते थे। मंचू शासन का अंत करने के लिए वो अपना संगठन बनाने लगे। 19वीं शताब्दी के अंत में विदेशियों द्वारा शोषण इस कदर बढ़ गया कि चीन की जनता के समक्ष विदेशी शोषण से छुटकारा पाने के लिए अब तक व्यापक क्रांति के सिवाय कोई दूसरा विकल्प न रहा। दूसरा कारण था क्रांति का नए विचार थे, उसका विचारों के उथल पुथल। चीन की नई पीढ़ी में जागरण चीन की क्रांति का एक आधारभूत कारण था। 1905 में क्या हुआ कि चीन में प्राचीन परीक्षा पद्धति और राजकीय पद्धति का अंत हो गया। राजकीय पदों की नियुक्ति के लिए आधुनिक जो शिक्षा को महत्व दिया गया। इसलिए 1905 में बहुत से चीनी विद्यार्थी अमेरिका और यूरोप जाने लगे। लेकिन जो लोग यूरोप और कहाँ यूरोप और अमेरिका नहीं जा सकते, वे जापान में ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। इस तरह चीन वालों का विदेशियों से क्या हुआ, संपर्क हुआ। वे यूरोप, अमेरिका आदि देशों से बहुत प्रभावित हुए। अपने देश का उद्धार के लिए पाश्चात्य देशों के नमूने पर सुधार के पक्षपाती थे। इस समय जापान में बहुत से ऐसे चीनी देशभक्त रहते थे जो चीन सरकार के कोपभाजन बने थे और जिन्हें देश से निकाल दिया गया था। जापान में इन लोगों के क्रांतिकारी संगठन कायम कर दिए। चीन के जो विद्यार्थी जापान जाते थे, इनका संबंध इन क्रांतिकारी संगठनों से अनिवार्य रूप से होता था। और जब वे स्वदेश लौटते थे तो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत होते थे। 1908 में जो चीनी क्रांतिकारी नेता जापान में आश्रय ग्रहण करने के लिए विवश हुए थे, वे इन चीनी विद्यार्थियों में बड़े उत्साह से अपने विचारों का प्रसार कर रहे थे। जापान के प्रभाव के कारण देश को मजबूत बनाने और समाज को आधुनिक रूप देने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। फलतः क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में नए विचार भर गए, जिन्होंने क्रांति की चिंगारियां सुलगा दी। और उसके बाद हो गया चीन का जो आर्थिक अधोगति थी, वो भी क्या हो गया, आर्थिक कारण। चीन के क्रांति का एक और कारण था, ये था आर्थिक दुर्दशा। आर्थिक दृष्टि से चीन की जनता में घोर अशांति थी। चीन की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और सरकार उसके भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। देश में दुर्भिक्ष और बाढ़ों का प्रचुरता थी, जिसके कारण खेती क्या हो गई थी, बहुत अधिक
नुकसान पहुंचता था, जिसके कारण 1910-11 में क्या हुआ कि चीन की अनेक नदियां था उसमें भयंकर बाढ़ आई। इससे कृषि तो नष्ट हुई और साथ ही सहस्त्रों गांव भी, बहुत सारे गांव भी बह गए। लाखों व्यक्ति बेघर बार हो गए और उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। सरकार ने इस स्थिति में जनता की सहायता का कोई प्रबंध नहीं किया। इस तरह की आर्थिक स्थिति में क्रांति के विचारों का आना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो आर्थिक कारण भी रहा एक चीन की क्रांति का। क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में चीन में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों पर जोर बढ़ गया। क्रांतिकारी दलों का संगठन व्यापक रूप से हुआ। बक्सर विद्रोह के दमन के बाद चीन के कई क्रांतिकारी दल नष्ट किए गए। फिर भी चीन की क्रांति की भावना कभी नहीं दबाई जा सकी। बक्सर विद्रोह के तुरंत बाद चीन में पुनः क्रांतिकारी पार्टियां क्या होगी, संगठित होने लगी। इन क्रांतिकारी संगठनों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण था जिसका नेता डॉक्टर सन यात सेन था। इसके बाद हो गए सन यात सेन के कार्य भी चीन की क्रांति के लिए, चीन की क्रांति का मुख्य कारण रहा। चीन के क्रांतिकारी संगठनों का क्रांतिकारियों को संगठित करने में डॉक्टर सन यात सेन का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। 1884 से 85 ईस्वी में के बीच चीन को फ्रांस के मुकाबले बड़ा अपमान सहना पड़ा। वे सब मिलकर मंचो राजवंश के अंत की योजना बनाने लगे। अंततः वे चीन क्रांति के जन्मदाता सिद्ध हुए। 1900 ईस्वी में बक्सर विद्रोह के असफल होने पर डॉक्टर सेन ने की लोकप्रियता क्या होगी, पुनः कायम होगी और चीनी लोग अधिकाधिक संख्या में उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। इस घटनाओं के बाद सन यात सेन की क्या हुई, ख्याति में बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। अब हो गया तात्कालिक कारण भी था चीन की क्रांति के होने के लिए। 1911 के पूर्व सही पीकिंग की केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रांतीय सरकारों में विरोध की भावना विकसित हो गई। पीकिंग की सरकार से अनुमति प्राप्त कर कई विदेशी फर्म में चीन में कई विदेशी फर्म ने चीन में क्या क्या रेल लाइनों का निर्माण करा रही थी। चीन के कई प्रांतपति चाहते थे कि उनके सूबों में उन्हें ही रेलवे लाइन का निर्माण का अधिकार मिले, लेकिन पीकिंग की सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। वे स्वयं रेलवे लाइनों का निर्माण करना चाहती थी। तो क्या हो गया, विदेशी फर्म क्या चाहते थे कि रेलवे लाइनों का निर्माण करना चाहते थे, मगर कई प्रांतपति चाहते थे कि उनमें उनके सूबों में जो रेलवे लाइन है उनका निर्माण वही करें, वो स्वयं। लेकिन इसके लिए उनके पास धन का अभाव था। चीन की सरकार विदेशों से कर्ज लेकर इस काम को पूरा करना चाहती थी। विदेशी कर्ज लेने से चीन की केंद्रीय सरकार पर विदेशियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस कारण प्रांतों के शासक बड़े चिंतित हो रहे थे। इस पर जोर दे रहे थे कि उनके प्रदेशों में रेलवे निर्माण का भार उन्हीं के सुपुर्द कर दिया जाए। इस विषय पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच क्या हुआ, मतभेद बढ़ गया। प्रांतों में केंद्रीय शासन की नीति के कारण असंतोष बहुत बढ़ गया और इसी समय एक विदेशी कंपनी को एक रेलवे लाइन बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो क्रांति की लहर चारों ओर फैल गई। अनेक स्थानों पर मंचू शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए। तो तात्कालीन कारण भी रहा चीनी क्रांति का के लिए। चीनी क्रांति का घटनाएं। विद्रोह की आग तुरंत क्या हो गया, संपूर्ण देश में फैल गई। चीनी क्रांति के लिए निम्नलिखित घटनाएं हुई। क्रांति की ज्वाला तेजी से क्या होगी, यांगत्से तट के ऊपर तथा नीचे तथा दक्षिण की ओर फैलने लगी। दक्षिण में कुछ समय के लिए शांतोंग प्रांत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, यद्यपि वह शीघ्र ही पुनः केंद्रीय शासन के अधीन आ गया। चिल्ली में विशेषकर सैनिकों में विद्रोह की भावना फैली, किंतु यांगत्से के उत्तर में शांसी प्रांत को छोड़कर सभी प्रांत केंद्रीय शासन के प्रति निष्ठावान रहे और वहां शासन सुदृढ़ रहा। पूरा आंदोलन एकाएक और स्वतंत्र रूप से विद्रोह की श्रृंखला लगता था, सुनियोजित क्रांति नहीं। इसका एक कारण था कि क्रांतिकारी पहले विभिन्न केंद्रों में क्रांतिकारी भावनाओं को उभारना चाहते थे। इन छिटपुट विद्रोहों का एक दूसरा कारण यह भी था कि क्रांति के समर्थक गुट अनिवार्यतः स्थानीय स्तर पर बनाए गए थे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। उनकी योजनाएं और स्थानीय स्तरों पर बनी थी। यह भी दावा किया जाता
किया गया कि बाद में किसी तिथि को एक साथ सभी क्रांतिकारी गुटों के विद्रोह कर देने की योजना बनी थी, किंतु हाकू में बम फटने और तत्कालीन पुलिस कार्रवाई के कारण विद्रोह कर देना अनिवार्य हो गया। तो विद्रोह की घटना के बाद हो गया पीकिंग में संवैधानिक सरकार। इस घटनाओं से पीकिंग में घबराहट फैल गई। सरकार ने युहान सीकाई को हुपेल और हुनान का गवर्नर नियुक्त किया। उसने यह पद संभालने के पहले शर्त रखी कि अगले साल संसद की बैठक बुलाई जाएगी और उसके प्रति उत्तराधिकारी मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। क्रांतिकारी दल की मान्यता दी जाएगी और उसे सेना के पुनर्गठन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। 27 अक्टूबर को युवान को सब सेनाओं का उच्चाधिकारी नियुक्त किया गया। इसी बीच क्या हुआ कि उसने 22 अक्टूबर 1911 को केंद्रीय विधानसभा की बैठक बुलाई। विधानसभा इस समय मंसूर राजा से सुधार करने का प्रस्ताव कर रही थी। उसने यह मांग की कि उन पदाधिकारियों को अपदस्थ कर दिया जाए जो विदेशी संपर्क में है। मंसूर राजा को बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा और विदेशियों के समर्थक सभी राजअधिकारियों को पदच्युत कर दिया जाए। निसंदेह यह लोकमत की भारी विजय थी। इस समय बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि शासन सूत्र का संचालन एक योग्य व्यक्ति को दिया जाए जो व्यवस्था और विद्रोह का दमन कर देश में शांति की स्थापना करे। यह काम युहान सीकाई को दिया गया और 1 नवंबर 1911 को उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस बीच विधानसभा के 19 धाराओं का एक संविधान तैयार कर लिया जिसका आशय चीन में वैधानिक राजतंत्र कायम करना था। 16 नवंबर को युआन सीकाई ने अपनी सरकार बना ली। उसके बाद क्या हुआ? सन यात सेन का आगमन। चीन में जब क्रांति का विस्फोट हुआ उस समय सन यात सेन कहाँ था? अमेरिका में था। 24 दिसंबर को शंघाई पहुंचा। सभी क्रांतिकारियों ने उसे गुटबंदियों से दूर करने वाला व्यक्ति मानते हुए उसका स्वागत किया। यह आशा व्यक्ति की कि वह क्रांति की एकता को सही नेतृत्व प्रदान करेगा। 29 दिसंबर को क्रांतिकारियों ने उसे अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। 17 प्रांतों में से 16 प्रांतों के प्रतिनिधियों ने 1 जनवरी 1912 को उसे क्या किया? अध्यक्ष का पद आसीन किया सन यात सेन को। क्रांति का परिणाम क्या हुआ? इस प्रकार चीन में 2 सरकारें हो गई, एक नानकिन की गणतांत्रिक सरकार और दूसरा पीकिंग की मंचू सरकार। तो क्या हो गया? क्रांति के परिणाम क्या हो गए? चीन में 2 सरकार, एक नानकिन की गणतांत्रिक सरकार, दूसरा पीकिंग की मंचू सरकार। और मंचू सरकार पूरी तरह से युहान सी पर आश्रित थी और सन यात सेन की क्रांतिकारी सरकार बन जाने से युहान सीकाई को राष्ट्रपति पद पर आसीन करने की जो बात चल रही थी वह समाप्त होगी। इससे क्रांतिकारी सरकार और पीकिंग सरकार के बीच चल रही बातचीत का तार टूटने लगा। मंचू सरकार ने नानकिन सरकार को कुछ नचने का निश्चय किया, लेकिन इसके लिए उसके पास शक्ति नहीं थी। डॉक्टर सन यात सेन ने भी अनुभव किया कि केंद्रीय सरकार से युद्ध जारी रखना बेकार है। दोनों पक्ष थके मादे थे। उनके पास धन और नेतृत्व एकता सबकी कमी थी। साथ ही विदेशी हस्तक्षेप का भी भय था। इसलिए चीन की दोनों सरकारों के मध्य समझौते की बातचीत चलने लगी। क्रांतिकारी सरकार के नेताओं का विचार था कि चीन के नवनिर्माण का तथा उद्धार के लिए मंचू राजवंश का अंत होना आवश्यक है, किंतु मंचू दरबार इतना विकृत हो चुका था कि उसमें नवजीवन का संचार करना असंभव था। युआन सीकाई ने इस बात को स्वीकार किया। इसी आधार पर डॉक्टर सन यात सेन ने के साथ 12 जनवरी 1912 को एक समझौता कर लिया जिसके अनुसार क्या हो गया कि चीन में मंचू शासन का अंत कर दिया गया और चीनी गणराज्य की स्थापना कर दी गई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया चीनी क्रांति के बारे में हो गया वीडियो। चीनी क्रांति और चीनी क्रांति के क्या क्या कारण थे उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।